बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आपको गुज़िश्ता जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको याद भी होने चाहिए, आपको समझ में भी आने चाहिए, तब जाके आप इस टॉपिक को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। मतलब क्या है, एंजाइम ने जो काम करना है, एंजाइम का काम क्या है, कैटालिसिस। एंजाइम ने रिएक्शन को स्पीड अप करना है, ये इफ़ेक्ट हो सकता है और जो चीज़ इसको इफ़ेक्ट करेगी वो क्या कहलाएगी, इफेक्टर कहलाएगी। एंजाइम जिस इन्वायरमेंट में काम करते हैं इट शुड बी हाईली स्पेसिफिक, वो एंजाइम के लिहाज से बड़ा मखसूस होता है। अगर खुदा न खास्ता उसके इन्वायरमेंट के अंदर हल्की फुल्की भी चेंजेस आ गई तो एंजाइम ने जो प्रॉपर काम करना है वो काम नहीं कर पा रहा होता है। इस वजह से हम कहते हैं एंजाइम आर वेरी सेंसिटिव टू इन्वायरमेंट। लेकिन जब हम बात करते हैं एंजाइम के इन्वायरमेंट में चेंजेस आई, अब वो चेंज किस तरह की हो, जैसे एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम का जो काम है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है, एंजाइम का जो एक्शन है इज़ इफेक्टेड बाय एनी चेंज। एंजाइम का जो एक्शन है वो हर उस चेंज से इफेक्ट होगा जो एंजाइम की केमिस्ट्री को बदल दे। अच्छा, यह केमिस्ट्री से मुराद आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड की चेन पर मुश्तमिल है, अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है, एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर स्पेसिफिक चार्ज होता है। तो इन सारी बातों को समझना केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह एंजाइम की एक प्रॉपर शेप है, तो हर वो फैक्टर जो एंजाइम की केमिस्ट्री को, उसकी शेप को बदल रहा है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज कर देगा। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपकी बुक में 4 डिस्कस की गई हैं। पहली जो हमारे पास फैक्टर है वो टेम्परेचर है। अच्छा, शेप ऑफ एंजाइम या किसी भी प्रोटीन की जो शेप है वो डिटरमाइन कैसे होती है, बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। बाय हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास एंजाइम का जो बेसिक यूनिट है वो अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड मिलके पॉलीपेप्टाइड की चेन्स बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड के चेन्स आगे प्रोटीन्स बनाती है, वो प्रोटीन से एंजाइम बने होते हैं, क्लियर। लेकिन पॉलीपेप्टाइड के चेन्स आपस में जो जुड़ी होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के ज़रिए से जुड़ती हैं। अब ये वाले जितने भी बॉन्ड्स हैं या इंटरेक्शन हैं ये क्या करते हैं, इन पॉलीपेप्टाइड चेन को इस अंदाज में जोड़ता है कि एंजाइम की जो ग्लोबुलर शेप है वो निकल के आती है, एंजाइम की ग्लोबुलर शेप निकल के आती है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में कहा क्या गया है, वो स्टूडेंट जिसने, क्योंकि हम ये चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट जिन्होंने चैप्टर नंबर 4 पढ़ लिया है तो उनको तो ये बात खुद ब खुद समझ में आ जाए, उनको तो समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में हर चीज़ एक्सप्लेन है। व्हाट आर हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हाट आर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड की चेन्स क्या होती है, अमीनो एसिड आपस में कैसे जुड़ते हैं, पॉलीपेप्टाइड के चेन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन फोल्ड होकर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कैसे बनाती है, ये सारा चैप्टर नंबर 4 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। इस वजह से वो स्टूडेंट जिन्होंने चैप्टर नंबर 4 पढ़ लिया है उनको तो प्रॉब्लम है नहीं, उनको तो ये बात ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि ये यहाँ क्या कहा गया है। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ा, तो जब वो चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो उनको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इस वजह से इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं टाइम ज़ाया नहीं करता, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा हमें टाइम चाहिए, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने में। बहरहाल अभी इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों ने याद रखना है कि जो एंजाइम की ग्लोबुलर शेप है वो ग्लोबुलर शेप उस वक्त बनती है जब पॉलीपेप्टाइड की चेन ख़ास किस्म के हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के ज़रिए से आपस में जुड़ती हैं, क्लियर। अभी तक सिर्फ इतना जो पॉइंट है वो आप लोगों ने याद रखना है, समझने के लिए चैप्टर नंबर 4 है, क्लियर। अच्छा, अगर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है दे आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के लिहाज से सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। इस वजह से अगर हल्की फुल्की भी हमारे पास टेम्परेचर के अंदर चेंज आ जाए तो ऑटोमेटिकली ये बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएंगे, ओवरऑल जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है एंजाइम का वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो बोथ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आर इजीली डिस्टर्प्टेड, वो ख़राब हो सकते हैं बाय स्लाइड चेंज इन टेम्परेचर, कि जब टेम्परेचर बदलेगा। लेकिन सवाल यह है कि टेम्परेचर बदलने का मतलब क्या है। जितने भी एंजाइम होते हैं वो एक मखसूस टेम्परेचर पे बेस्ट काम करते हैं, ठीक है। वो टेम्परेचर उस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी के जितने भी एंजाइम है वो 37 सेंटीग्रेड पर बेस्ट काम करते हैं। अगर इस टेम्परेचर के अंदर चेंज आता है या कमी आती है या इजाफा होता है
तब जाके एंजाइम का जो एक्शन है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कमी आने से और इजाफा होने से ये बॉन्ड डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? सपोज कर लेते हैं हमारे पास 37 ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, कितना है? 37 ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। अगर हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कम करना शुरू कर दें, 34 पे ले आए, 33 पे ले आए, 32 पे ले आए, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? ये जो बॉन्ड है, अभी मैंने बताया ना कि एंजाइम की शेप को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड और डिफरेंट किस्म के हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस की ज़रूरत होती है। तो ये जो बॉन्ड जिन्होंने एंजाइम की शेप को बनाया है, तो वो टेम्परेचर के कम होने से लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि ये आम मुशाहिदा है कि जब टेम्परेचर कम होता है तो ऑटोमेटिकली किसी भी, जैसे प्लास्टिक आप ठंडी करें वो सख्त होना शुरू हो जाती है, लेकिन अगर उसको आप आग पे रखें तो वो नरम होना शुरू हो जाती है, फ्लेक्सिबल ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो टेम्परेचर के कम होने से फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है और टेम्परेचर के ज़्यादा होने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अभी हम बात क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर कम हो रहा है। अच्छा, लास्ट लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था ना, उसमें हमने 2 मॉडल पढ़े थे, एक लॉक एंड की मॉडल और एक इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल में मैंने एक एग्जांपल दी थी जूते वाली, कि जैसे 7 नंबर का अगर किसी का जूता है तो दुनिया में 7 नंबर पाँव रखने वाले हूबहू सारे एक जैसे नहीं होते। हूबहू किसी का पाँव बारीक होता है, किसी का मोटा होता है, लेकिन आएंगे दोनों को 7 नंबर ही। फिर मैंने मिसाल दी थी, अगर किसी शख्स ने 7 नंबर का जूता पहना, वो उसको टाइट है और वो दुकान वाले से कहता है कि भाई मेरा ये जूता जो है वो मेरे पाँव में टाइट है, तो दुकान वाला क्या कहता है? ये जूता लूज़ हो जाएगा, ये जूता क्या हो जाएगा? लूज़। और आपने ये ऑब्ज़र्व भी किया होता है कि आप उसको 1-2 दिन पहनते हो, वो जूता लूज़ हो जाता है और पाँव के मुताबिक एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये मैंने इंड्यूस फिट मॉडल को समझाने के लिए एग्जांपल दी थी। क्लियर? तो उस वक्त मैंने कहा था कि एक्टिव साइट शुड बी फ्लेक्सिबल, कि एक्टिव साइट इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि आने वाली जो सबस्ट्रेट है वो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्रॉपरली उसके अंदर, जैसे एक जूता पाँव के लिहाज से एडजस्ट होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की। लेकिन अगर सोचें वो जूता थोड़ा ज़्यादा रिजिड हो, आपने 2-3 दिन पहना वो लूज़ नहीं हुआ, आपने 10-15 दिन पहना वो लूज़ नहीं हुआ, वो 30 दिन बाद जाके वो लूज़ हुआ, तो इसका मतलब है कि जब तक वो सही तरह लूज़ नहीं करेगा उस वक्त तक आपके लिए उस जूते के साथ चलना मुश्किल होगा, या बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आप लोग चलेंगे। तो सेम यहाँ कॉन्सेप्ट है कि एक्टिव साइट इट शुड बी फ्लेक्सिबल, और जब सबस्ट्रेट आके बाइंड करे तो सबस्ट्रेट के लिहाज से ये एडजस्ट हो, ठीक है। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर कम किया तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होगा कि सबस्ट्रेट ने जो आके यहाँ इसको थोड़ा बहुत चेंज करके अपने आप को यहाँ एडजस्ट करना है, तो वो आसानी से चेंज नहीं होगी, उसमें टाइम लगेगा। डू नॉट परमिट इंड्यूस चेंज इन एक्टिव साइट, तो एक्टिव साइट के अंदर जो चेंज इंड्यूस होनी है, जो चेंज इंसर्ट होनी है, जो चेंज आनी है, उस चेंज आने का मौका नहीं मिलेगा। इसका नुकसान क्या होगा? जब तक सबस्ट्रेट प्रॉपरली यहाँ बाइंड नहीं करेगी, एंजाइम का रिएक्शन प्रॉपर स्पीड के साथ नहीं चलेगा, तो ओवरऑल क्या होगा? रिएक्शन इज स्लो। जैसे मैंने कहा ना, जब तक आपका जो जूता है वो आपके पाँव के लिहाज से एडजस्ट नहीं होता, आपका चलना मुश्किल होगा, आप स्लो चलेंगे। क्लियर? हाँ, जब वो एक दफ़ा एडजस्ट हो गया फिर आप उसमें भागते फिरें, कोई फ़र्क नहीं होगा। तो ओवरऑल हमारे पास डिक्रीज का असर क्या हुआ कि वो बॉन्ड जिन्होंने शेप ऑफ एंजाइम को बनाना है या एक्टिव साइट की शेप को बनाना है वो लेस फ्लेक्सिबल होंगे और उनके अंदर आसानी से चेंजेस नहीं आएंगी, जो उस चेंज का आना ज़रूरी है ताकि सबस्ट्रेट आके यहाँ प्रॉपरली बाइंड कर सके। और जब तक ये प्रॉपरली यहाँ बाइंड नहीं होगा उस वक्त तक रिएक्शन क्या स्लो स्पीड पर चलता रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, जब भी टेम्परेचर कम होता है तो रिएक्शन ऑफ एंजाइम क्या हो जाते हैं? स्लो हो जाते हैं। और स्लो रिएक्शन का होना, ये आपको पता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ख़तरनाक है और उसकी रिक्वायरमेंट को वो पूरा नहीं कर सकता। ये पहले आर्टिकल में हमने ये बात डिस्कस की थी। अच्छा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, किसी भी एंजाइम वाले टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब क्या? हम उसे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हीट। और हीट इज़ ए टाइप ऑफ एनर्जी। पहले तो इस पॉइंट को समझने से पहले एंजाइम रिएक्शन को तेज़ कैसे करते हैं, ये हमने पहला जो
डेफिनेशन एंजाइम की पढ़ी थी इस चैप्टर में, उसमें ये बात डिस्कस की थी कि दुनिया के हर रिएक्टेंट को रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। जब तक उस रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी, जैसे मैं कहता हूँ कि दो हमारे पास रिएक्टेंट है, जब तक इनको एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी रिएक्शन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एंजाइम क्या रिएक्शन को तेज़ कैसे करते हैं? जैसे मैं कहता हूँ कि इस रिएक्टेंट को ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, तो इस एनर्जी को हासिल करने में टाइम लगेगा और रिएक्शन स्लो होगा, देर से शुरू होगा। एंजाइम क्या करते हैं? इस एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम करते हैं, तो जिसका मतलब है इनको एनर्जी ये जल्दी मिल जाएगी क्योंकि रिक्वायरमेंट कम हो गई है ना, और उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट भी जल्दी बनना शुरू हो जाती। तो एंजाइम रिएक्शन को तेज़ कैसे कर रहे हैं? ऑटोमेटिकली एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, वो ज़ीरो पे नहीं आती। जैसे मैं मिसाल देता हूँ इस पॉइंट को समझाने के लिए कि हीट देने से एंजाइम का रिएक्शन मज़ीद तेज़ क्यों हो जाता है। एक तो एंजाइम ने रिएक्शन को तेज़ अप किया, और अगर हम एंजाइम वाले सिस्टम को मज़ीद हीट दे दें तो रिएक्शन और ज़्यादा क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ एक गरीब है, उसको वॉशिंग मशीन चाहिए, वो वॉशिंग मशीन 60-70 हज़ार की है। वो एक दुकान वाले के पास जाता है, उससे कहता है कि मुझे ना वॉशिंग मशीन चाहिए और मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। अच्छा, दुकानदार उसको जानता है, उसको उसके ऊपर तरस आता है। वो कहता है अच्छा यार तू गरीब है, तो अगर वो 60-70 हज़ार की वो अगर डिमांड करेगा तो वो गरीब ख़रीद ही नहीं सकता। तो वो दुकानदार कहता है तू इस तरह कर कि ये जो मशीन है 70 हज़ार की, लेकिन तू मुझे 15 हज़ार दे दे। अब मुझे बताएं कि अगर वो 70 हज़ार मांगता तो उसके लिए मशीन को ख़रीदना क्या हो जाता? मुश्किल हो जाता है। अब 15 हज़ार पे वो सोचेगा कि यार चलो अब तो बहुत कीमत कम हो गई, हाफ से भी ज़्यादा कीमत कम हो गई है, अब 15 हज़ार तो मैं किसी तरह अरेंज करूँ। लेकिन वो 15 हज़ार ज़ीरो पे नहीं आए, वो कहते हैं 15 हज़ार का बंदोबस्त करके ना आ जाए। तो लेकिन गरीब अभी भी परेशान होता है यार 15 हज़ार, लेकिन चूंकि इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया वो सोचना शुरू कर देता है कि मैं इन 15 हज़ार को किस तरह अरेंज करूं। अच्छा, उसी दुकान में एक बंदा और बैठा होता है, वो कहता है यार ये 15 हज़ार मेरी तरफ से, 15 हज़ार मेरी तरफ से। तो मुझे बताएं कि वो जो गरीब वो मशीन ख़रीदने में कोई देर लगाएगा? नहीं, फ़ौरन ही ख़रीद लेगा। तो इसी तरह आप ये समझ लें कि एंजाइम दुकानदार की तरह है। एंजाइम क्या है? जिसने 70 हज़ार से एक्टिवेशन एनर्जी 15 हज़ार पे लेके आए, और गरीब रिएक्टेंट है, रिएक्शन शुरू करना है। और जो हमने हीट दी है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमने हीट दी है वो 15 हज़ार वाली है। तो एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया, इधर से हमने हीट दी, एक्टिवेशन एनर्जी की जो ज़रूरत है वो फ़ौरन ही पूरी हो गई, रिएक्शन फ़ौरन स्टार्ट हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर हम एंजाइम को हीट देंगे तो व्हेन टेम्परेचर इज़ रेज अप टू ए सर्टेन लिमिट, जब एक लिमिट से टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, यानी हम उसको हीट देते हैं, तो हीट क्या करती है? सिस्टम को जो थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि काफ़ी सारी एनर्जी तो एंजाइम ने कम कर चुकी होते हैं, तो वो एनर्जी हीट प्रोवाइड कर देती है और रिएक्शन फ़ौरन तेज़ी से एक्सेलरेट तेज़ हो जाते हैं। क्लियर? तो पहला काम तो हीट ने यही। दूसरा, जो हीट है वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फ़ायदा क्या होगा कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं वो तेज़ी से मूव करेंगे। और हमने ये डिस्कस किया हुआ है लास्ट लेक्चर में, जब हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम को डिस्कस किया था कि जब तक रिएक्टेंट आपस में नहीं टकराते उस वक्त तक रिएक्शन प्रॉपर स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ने तो पुराने बॉन्ड्स को तोड़ना है, काइनेटिक एनर्जी ने रिएक्टेंट को आपस में टकराना है। तो पुराने बॉन्ड का टूटना, उसके बाद रिएक्शन कब स्टार्ट होगा? जब ये आपस में टकराएंगे, उसके बाद क्या बनेगी? प्रोडक्ट बनेगी। तो जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, और ख़ास तौर पे वो सिस्टम जिसमें एंजाइम है, तो मॉलिक्यूल तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाएंगे, और जब तेज़ी से मूव करेंगे तो कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली, मॉलिक्यूल तेज़ी से एक दूसरे से टकराएंगे और रिएक्शन की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो ओवरऑल जब हम हीट दे रहे होते हैं तो हमारे पास एंजाइम का एक्शन ज़्यादा हो रहा होता है और जो सबस्ट्रेट हैं वो तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही होती है। लेकिन क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट करके रिएक्शन को बहुत तेज़ करते चले जाएंगे? तो आंसर है नो। उसकी वजह ये है क्योंकि जब हम हीट दे रहे होते हैं तो वो एटम्स जिन्होंने एंजाइम को बनाया हुआ होता है वो वाइब्रेशन एनर्जी हासिल करके वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। क्लियर? और जो आप हीट में इजाफा कर रहे हो, इनकी वाइब्रेशन बढ़ रही है, और अगर खुदा ना खास्ता इतनी ज़्यादा हीट इनके पास आ गई कि वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाए
तो एंजाइम का स्ट्रक्चर टूट सकता है, इसके बॉन्ड टूट सकते हैं। ओवरऑल जब एंजाइम का स्ट्रक्चर टूटेगा, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? डिनेचरेशन। जैसे किसी जगह अगर हल्का सा ज़लज़ला आए तो बिल्डिंग हल्की सी मूव करती है, अगर तेज़ आए बहुत तेज़ी से मूव करती है, ठीक है। अगर बहुत शदीद आए तो इसका मतलब है कि बिल्डिंग बहुत ज़्यादा झूले नहीं खाएगी, बल्कि बिल्डिंग गिर जाएगी। क्लियर? तो यही बात लिखी गई है कि ज़्यादा अगर हम हीट बढ़ाते चले जाएं तो रिएक्शन ये नहीं होगा तेज़ी से होता चला जाएगा, उसका असर क्या होगा? क्योंकि हीट क्या कर रही है, ये एंजाइम के एटम की वाइब्रेशनल एनर्जी को बढ़ा रही है। लेकिन अगर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा शदीद हो जाए, वायलेंट कहते हैं बहुत ज़्यादा शदीद हो जाए, तो बॉन्ड टूटना शुरू, बॉन्ड कैन नॉट होल्ड द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हमारे पास जो एंजाइम के अंदर पॉलीपेप्टाइड की चेन की प्रॉपर पोजीशन है वो बरकरार नहीं रहती, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ज़ाया हो जाता है और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एंजाइम डिनेचर हो गया। अच्छा, अभी तक क्या हो रहा है कि हम हीट बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन बढ़ रहा है, लेकिन जब इस स्टेज पे आएगा तो रिएक्शन ये नहीं होगा आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, फ़ौरन ही कम होना शुरू हो जाता है। और एंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लॉ डिनेचर होने का मतलब है अब एंजाइम, जैसे कि बिल्डिंग गिर गई ना जलजले के अंदर, तो अब वो बिल्डिंग दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती है। रैपिड डिक्रीज ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, तो लॉस्ट होने के बाद फ़ौरन ही एंजाइम का जो एक्शन है वो कम हो जाएगा, एंजाइम और मुस्तकिल तौर पे परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन एंजाइम कितने टेम्परेचर पर डिनेचर होता है? तो ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकते हैं। ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ना, ये लाजमी नहीं है कि हर प्रोटीन, जैसे ह्यूमन बॉडी का प्रोटीन आमतौर पे जो एंजाइम वाली मैं सारी प्रोटीन की बात नहीं कर रहा, जो एंजाइम वाली प्रोटीन्स हैं, जो एंजाइम वाली प्रोटीन हैं वो आमतौर पे 43, 44 या 45 पे जाके टूटना शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे जो बालों के अंदर प्रोटीन है, हमारे नाखूनों के अंदर प्रोटीन है, आपने देखो अगर हमारा, जैसे मैं अपने इलाके की बात करूं तो हमारे इलाके में टेम्परेचर 50 तक चला जाता है, टेम्परेचर 50। और एक बंदा जो आग के करीब बैठा हो सकता है वो 55, 60 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर उसका चला जाए। लेकिन क्या हमारे बाल उस टेम्परेचर पे ख़राब हो जाते हैं, नाखून ख़राब हो जाते हैं? तो इसका आंसर है नो। तो इसका मतलब है हर प्रोटीन, ये जो 45, 43 है, जो ह्यूमन बॉडी के एंजाइम जिस पर काम करते हैं 37, तो ये तो डिनेचर हो जाते हैं, लेकिन हर प्रोटीन इस पर डिनेचर नहीं होती। इसी तरह हमारे पास कुछ बैक्टीरिया हैं जो बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी में रहते हैं, जैसे आर्चियोबैक्टीरिया की एक टाइप है, वो 120 सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी टॉलरेट कर सकती है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर भी उसके एंजाइम डिनेचर नहीं होते। उसकी वजह ये है कि उनके एंजाइम की जो प्रोटीन है, उनके जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के बॉन्ड हैं। तो थर्मोफिलिक यानी हीट लविंग बैक्टीरिया, फिलिक का मतलब लव करना, तो ऐसे बैक्टीरिया जो हीट लविंग हो, यानी ज़्यादा टेम्परेचर पर भी रहने की सलाहियत रखते हों। प्रोटीन हैव स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग इन देयर पॉलीपेप्टाइड चेन, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होती है एंड कैन फंक्शन एट टेम्परेचर ऑफ 70 सेंटीग्रेड और 70 सेंटीग्रेड या इवन इससे ज़्यादा। जैसे मैंने बताया ना, आर्चियोबैक्टीरिया 120 सेंटीग्रेड पर भी जिंदा रहते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर हो जाए खुदा न खास्ता 45, 46, तो इंसान की डेथ हो सकती है, एंजाइम सारे डिनेचर हो सकते हैं। लेकिन इनके पॉलीपेप्टाइड चेन या अमीनो एसिड के दरमियान या एंजाइम के मॉलिक्यूल के दरमियान ऐसी ज़बरदस्त किस्म की बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये एंजाइम प्रॉपरली डिनेचर नहीं होते और इतने हाई टेम्परेचर पर भी सही काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें ये करैक्टरिस्टिक पाई जाती है कि वो हाई टेम्परेचर पर जिंदा रहें, वो क्या कहलाते हैं? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था कि जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो टेम्परेचर है वो किस तरह एंजाइम एक्शन को डिस्टर्ब करता है। अगर कम हो जाए तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो दोनों एंगल से हमने डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।